नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूं, जिसके अंतर्गत मैं स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाती हूं। इस वीडियो में मैं मृगनयनी उपन्यास, जो कि वृंदावन लाल द्वारा रचित है, का संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत कर रही हूं। अब तक के 3 भागों में हमने उपन्यास का अधिकांश पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत एक गुर्जर कन्या मृगनयनी की जीवन की गाथा और तत्कालीन ऐतिहासिक परिवेश का चित्रण है। अब तक की कथा में हमने देखा कि किस प्रकार मृगनयनी का विवाह राजा मानसिंह से होता है और वह विवाह करके ग्वालियर आती है तथा राजसी जीवन शैली को अपनाने तथा विविध प्रकार के गुणों से संपन्न होने की चेष्टा करती है। आइए आगे के अंश का अध्ययन करें। 41वें भाग में मृगनयनी और लाखी अपने महल के बगीचे में टहल रही हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं। मृगनयनी प्रकृति को याद करती है। मृगनयनी का जो चरित्र है उसे लेखक ने इस तरह से रचा है, जो एक अत्यंत गरीब स्त्री होने के बावजूद जब रानी बन जाती है तो वह अत्यंत विनम्र है तथा वह लाखी को बराबरी का सम्मान देती है। वह अभी भी अपने गले में वही चांदी की हसूली पहनती है जो उसका भाई उसके लिए उपहार में लाया था। मृगनयनी दासियों पर किसी तरह का शासन नहीं करती, अपितु दासियों के पीछे घूमने पर वह थोड़ी सी परेशान ही होती है। वह विजय जंगम से बहुत प्रभावित है, जो जाति पाति को नहीं मानता और अपने काम को अपने हाथों से करने का समर्थक है। राजसी इस परिवेश में वही व्यक्ति है जो उसे वैचारिक रूप से प्रगतिशील लगता है। राजा बैजू के गायन और विजय के वीणा वादन का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें मृगनयनी और लाखी दोनों को आमंत्रित किया जाता है। बैजू के गायन से भी मृगनयनी बहुत अधिक प्रभावित रहती है और उससे गायन सीखती है। 42वें भाग में कर्ण मंदिर में सभी के समक्ष गायन और वादन के कार्यक्रम का चित्रण लेखक करते हैं। यहां पर अन्य रानियां भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए आती हैं और बड़ी रानी सुमन मोहिनी मृगनयनी की चांदी की हंसुली का मजाक उड़ाती है। मृगनयनी और लाखी को उनकी बातें सुनाई तो नहीं देती, पर वे समझ जाती हैं कि सभी रानियां मिलकर उन्हीं पर हंस रही हैं। लाखी सोचती है, मेरी यह पतली हंसुली इन सब के आभूषणों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। लाखी और मृगनयनी अपने इतिहास को, अपने पुराने समय को कभी भी भूलती नहीं है। भाग 43 में कथा नसरुद्दीन और मुल्ला मटरू के बीच की है। नसरुद्दीन और मुल्ला मटरू एक परिचारिका की मदद से गियासुद्दीन को शराब में जहर पिलाकर मार डालते हैं, जिसका योजना बहुत दिनों से वह बना रहे थे। नसरुद्दीन ने उस परिचारिका को भी मार दिया और लोगों में यह बात प्रसारित कर दी कि परिचारिका ने हत्या की, इसलिए परिचारिका की हत्या कर दी गई और सारा आरोप उसी पर मढ़ दिया गया। जनता से भी उसकी मौत की, गियासुद्दीन की मौत की बात काफी दिनों तक छिपाई रही और अंततः जब लोगों को बताया गया तब तक लोगों में किसी विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई। यहां लेखक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बताता है कि गियासुद्दीन का पुत्र नसरुद्दीन बहुत ही विलासी प्रकृति का व्यक्ति है। वह दिन रात विलास में लिप्त रहने लगता है बादशाह बनने के बाद। भाग 44 में राजा मानसिंह के महल का चित्रण है। यहां विस्तार से लेखक मान मंदिर अर्थात ग्वालियर का जो महल है उसकी पूरी योजना पर चर्चा करते हैं। वास्तुकला को लेकर वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक ज्ञान का परिचय हमें यहाँ मिलता है। अगर हम मान मंदिर को देखें तो हम पाते हैं कि यह एक बहुत सुंदर वास्तुकला का उदाहरण है, जिसके पीछे मान सिंह और मृगनयनी की कलात्मक जो पसंद है या उनकी जो उनका जो कलात्मक भाव है वो पूरा दिखाई देता है। 45वें भाग में अपने महल में बैठकर मान सिंह और मृगनयनी जो नए महल की योजना बना रहे हैं और उनके सौंदर्य बोध का हमें परिचय मिलता है। मृगनयनी बहुत कल्पनाशील है, बहुत संवेदनशील है।
उसकी कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता को से परिचित होकर मानसिंह अभिभूत हो जाते हैं। इसी बीच मृगनयनी को बड़ी रानी के गहने की याद आती है, जो कि बैजू के संगीत सुनने के दौरान वहीं गिर गए थे और वह उसे उठाकर लेती चली आई थी, जो उसने आले में रखा है था, और वह उसे लौटाना चाहती है, पर राजा मना करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। वह संभवतः मृगनयनी को चोर कहे, पर मृगनयनी कहती है कि नहीं, वह गहने लौटाएगी ही, और वह लौटाती भी है, और बाद में इसके लिए उसे कई बातें सुननी भी पड़ती हैं। 46वें भाग में पुनरुक्त कथा परिवार के बाहर निकलकर, राजमहल के बाहर निकलकर भारत के राजनीतिक और ऐतिहासिक परिवेश की ओर जुड़ती है। मानसिंह को यह खबर मिलती है कि सिकंदर लोदी अपनी विशाल सेना के साथ ग्वालियर पर आक्रमण करने आ रहा है। नगर के लोग राजा पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वे उसकी निंदा करते हैं। सबको यह लगता है कि नई रानी के प्रेम में राजा सिर्फ कला और वास्तुकला में डूबे हुए हैं, गायन नृत्य में डूबे हुए हैं, तो वो हमारी रक्षा क्या करेंगे। मृगनयनी को जब यह बात पता चलती है कि युद्ध की संभावना है, तो वह राजा से कहती है कि वह भी युद्ध लड़ना चाहती है, और राजा को भी युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहती है। वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी के भीतर एक आधुनिक स्त्री की चेतना को भी दिखाया है। वह इस पक्ष में नहीं है कि रानियों को बिना लड़े जौहर कर लेना चाहिए। वह कहती है, कोट, रानियों के ऐसे समय में वही याद आया क्योंकि उनकी बाहों ने तीर, कमान और तलवार को कभी अपनी सखी नहीं बनाया। पहले की सतियों ने आग और चिता को जितना प्यार किया, उसके बराबर तीर और तलवार के साथ भी करना चाहिए था। आने दो बैरी को किले के निकट, फिर देखिए मेरा और लाखी का काम। वह मानसिंह को भी लड़ने के लिए उद्धत करती है। मृगनयनी समझाती है कि कला और शौर्य का विरोध नहीं है, वह कला किसी काम की नहीं जो व्यक्ति को कायर बना दे। तो मृगनयनी के व्यक्तित्व का यह एक विशाल पक्ष है, जो वह कलात्मकता से जितनी भरपूर है, उतनी ही वह कर्मठता की बात भी करती है और राजा मानसिंह को सदैव उसके लिए तैयार करती है। 47वें भाग में हम देखते हैं एक नए पात्र का आगमन होता है, जो बड़ी रानी सुमन मोहिनी का पुत्र है, राजा मानसिंह का सबसे बड़ा पुत्र विक्रमादित्य। राजा उसे बाहर निहाल सिंह के साथ सिकंदर लोदी से युद्ध करने के लिए जाने की आज्ञा दे देते हैं। निहाल सिंह को जाते समय कला मिलती है। निहाल सिंह कला से प्रेम करते हैं और वह इसी वक्त निकलने के ठीक पहले प्रेम निवेदन करता है, तो कला उसके समक्ष प्रेम के लिए एक शर्त रख देती है कि यदि नरवर की जागीर उसे मिल जाए तभी उससे उसका विवाह संभव है। निहाल किले के बाहर युद्ध करना नहीं जाना चाहता क्योंकि वह प्रेम में पड़ा हुआ है। यद्यपि वह बहुत बहादुर व्यक्ति है, वह कला से कहता है कि वह मृगनयनी के माध्यम से राजा से कहलवा दे कि उसे युद्ध करने न भेजा जाए, परंतु कला यह कुछ भी मदद करने से इनकार कर देती है। अगले भाग अर्थात 48वें भाग में बड़ी रानी सुमन मोहिनी कला को बहला फुसलाकर मृगनयनी को खिलाने के लिए एक सफेद चूर्ण की पुड़िया देती है, जो संभवतः जहर है, क्योंकि सुमन मोहिनी के मन में मृगनयनी के प्रति ईर्ष्या का भाव है। कला राज सिंह से प्रेम करती है और सोचती है कि अगर यह विष है तो क्यों नहीं इसे मैं मानसिंह को दे दूं, परंतु बहुत विचार करने के बाद वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है। अतः वह न तो मानसिंह को वह पुड़िया देती है और न ही मृगनयनी को। 49वें भाग में युद्ध का वर्णन है। चारों ओर युद्ध का परिवेश है। बोधन राई से भागकर ग्वालियर के किले में शरण लेता है और इधर कला बैजू के साथ चंदेरी लौट जाना चाहती है। उसने राज सिंह के लिए काम किया था और राज सिंह के कहने पर ही वह ग्वालियर आई थी, इसलिए इस किले के भीतर के सारे रहस्य को वह जानकर किले का नक्शा बनाकर वह लौट जाना चाहती है, परंतु बैजू बावरा लौटना नहीं चाहता है। बैजू को यहाँ इतना अधिक सम्मान और कला की सेवा का ऐसा मौका मिलता है, इस तरह का कला पारखी राजा उसे मिलता है कि वह किसी भी शर्त पर मानसिंह को छोड़कर जाना नहीं चाहता, और कला के इस प्रस्ताव पर कि अब हमें लौट जाना चाहिए, वह बिल्कुल बावरों जैसा व्यवहार करता है और आगे चलकर राजा मानसिंह के समक्ष वो सारे रहस्य को खोल भी देता है। भाग 50 में विक्रमादित्य और निहाल सिंह सिकंदर लोदी के शिविर पर आक्रमण करते हैं। सिकंदर के अपने राज्य पंजाब और दिल्ली से विद्रोह की खबर आने पर
वह दमन के लिए लौट पड़ता है। सिकंदर संधि पर चर्चा करने के लिए ग्वालियर के राजा को बुलाता है, तो विक्रमादित्य को वापस भेजकर राजा के प्रतिनिधि के रूप में निहाल सिंह अकेले संधि वार्ता करने के लिए चला जाता है। राजा मान सिंह एक बेहद ही राजनैतिक रूप से, कूटनीतिक दृष्टि से व्यवहारिक व्यक्ति हैं। उन्होंने पहले ही निहाल सिंह को कहा था कि कोई भी समझौता करते वक्त अगर तुम्हें कुछ पैसे उन्हें देने पड़े युद्ध को रोकने के लिए तो तुम राजी हो जाना। परंतु निहाल सिंह मानसिंह के बताए गए या सुझाए गए प्रस्ताव के ठीक विपरीत आचरण करता है और वहां जाकर सिकंदर लोदी को तरह तरह के कह सकते उसके समक्ष आत्मसम्मान का प्रदर्शन करता है, जिसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। जब सिकंदर ग्वालियर से युद्ध न करने के लिए वह 80 लाख टका मांगता है तो निहाल सिंह राजपूतों की तरफ बहादुरी से उत्तर देता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि सिकंदर लोदी के राज्य में वह खड़ा है। उसकी धृष्टता पर क्रोधित होकर सिकंदर उसका सर कलम करवा देता है। लेखक ने उसकी हत्या का अद्भुत वर्णन यहाँ किया है कि किस तरह से वीरता के साथ वह अपने प्राणों को त्याग देता है और शहीद हो जाता है। 91वें भाग में सिकंदर के लौटने की खबर पर मानसिंह थोड़े निश्चिंत होते हैं, पर उन्हें हमेशा यह लगता है कि फिर से आक्रमण होने का खतरा बना है। दूसरी ओर बैजू लगातार संगीत का अभ्यास करके नए नए रागों को खोज रहा है, नए नए प्रयोग कर रहा है। वह राजा को सुनाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है और चाहता है कि राजा उसके संगीत की की गई साधना को लगातार उसे परिचित हो, उसे सुने। और इसी समय एक विशेष आयोजन होता है जिसमें निहाल सिंह के अलावा सभी उपस्थित रहते हैं। उसके और बैजू के प्रयोग पर, बैजू की नई तरह के कह सकते हैं कलात्मक दक्षता पर सभी अभिभूत होते हैं। मानसिंह उसी समय उसे नायक की उपाधि देता है, लेकिन उसकी इस उपाधि देते ही बोधन इस पर आपत्ति जाहिर करता है, क्योंकि उसे यह लगता है कि उपाधि उसे ही मिलनी चाहिए जो कि मौलिक राग का सृजन करता हो। हम जानते हैं कि बैजू ने बहुत से मौलिक रागों का भी सृजन किया था, जिसमें मृगनयनी की भी भूमिका थी। इस बात पर विजय और बोधन में बहस हो जाती है। सभा के बीच में तभी यह खबर आती है कि सिकंदर लोदी ने निहाल सिंह की हत्या कर दी है। मान सिंह यह खबर पाकर आग बबूला हो जाता है। इसी बीच बैजू आवेश में आकर कला का राजफाश कर देता है और सारी सच्चाई बता देता है कि किस प्रकार कला षड्यंत्र के तहत यहां पर आई थी। कला की सच्चाई को जानकर भी मान सिंह उसे कोई सजा नहीं देता, बल्कि ससम्मान उसे चंदेरी विदा करने का आदेश देता है। यहां लेखक ने मान सिंह की उदारता को हमारे समक्ष रखा है, लेकिन उसे यहां का बनाया गया नक्शा इत्यादि कुछ भी जानकारी ले जाने नहीं दी जाती है। भाग 52 मान सिंह भेष बदलकर, ये बिल्कुल ही अलग तरह का एक भाग है जिसमें लेखक ये दिखाते हैं कि राजा मान सिंह कितने लोकप्रिय थे और साथ ही साथ वो जनता और प्रजा की कितनी चिंता किया करते हैं। राजा मान सिंह भेष बदलकर अपने गरीब प्रजा के घर में जाते हैं और उनकी गरीबी को देखकर विह्वल हो जाते हैं। वह उनके यहाँ चक्की पीसते हैं और चक्की पीसते जब उनकी दाढ़ी गिर जाती है तो वहां वह मजदूर पहचान लेता है कि यह तो हमारे राज्य के राजा हैं। और दूसरे दिन ही वह गरीब मजदूर किसानों के लिए योग्य घर और औषधालय की व्यवस्था करते हैं। तो यह पूरा का पूरा भाग जो है वो राजा मान सिंह के महान चरित्र को हमारे समक्ष उपस्थित करता है। भाग 53 मृगनयनी राजा से लाखी और अटल का सामाजिक विवाह कराने का निवेदन करती है, क्योंकि उन्होंने विवाह तो कर लिया है लेकिन सामाजिक स्वीकृति उन्हें अब तक नहीं मिली थी। राजा बोधन से विवाह करवाने का आग्रह करता है, लेकिन बोधन पहले की तरह ही वर्णाश्रम धर्म को लेकर शास्त्रार्थ करने को तो राजी है, वो किसी भी शर्त पर इनके विवाह को स्वीकार नहीं करता है। मान सिंह उदार व्यक्ति हैं और वह जाति पाति को नहीं मानते। मान सिंह कहते हैं कि तुम्हें इस तरह की कट्टरता नहीं माननी चाहिए। वह विवेकपूर्ण ढंग से उसे समझाने की कोशिश करते हैं, कट्टरता से मुक्त होने की सलाह देते हैं, पर बोधन किसी भी बात पर नहीं मानता और क्रोधित होकर ग्वालियर छोड़कर चला जाता है। मान सिंह को तो लाखी और अटल का विवाह करवाना ही था और वह विवाह कराने के लिए विजय जंगम से कहते हैं और विजय जंगम खुशी खुशी उन दोनों का विवाह करवा देते हैं और उस राज्य के ब्राह्मण भी इस विवाह में हिस्सा लेते हैं। इस तरह से सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है लाखी और अटल के विवाह के, और राजा के प्रभाव में सभी लोग तरह तरह के उपहार देते हैं और उन्हें एक तरह से सामाजिक रूप से एक बहुत मान सम्मान का पद भी मिलता है।
अगले भाग अर्थात 54 में लाखी और अटल के विवाह उपरांत जो उत्सव हुए हैं उसका चित्रण है। उन्हें सामंतों ने भी आमंत्रित किया और सारा समाज उन्हें स्वीकार करता है, परंतु सुमन मोहिनी ईर्ष्या से जलती है और वह आमंत्रित तो करती है भोज पर, परंतु जब लाखी थाल परोसने जाती है तो वह मानती नहीं है और कहती है कि उसके छुए को हम लोग नहीं खाएंगे। इस पर विवाद होता है और मृगनयनी क्रोधित होकर खाना छोड़कर चली जाती है और वह भोजन जब फेंक दिया जाता है तो जो कुत्ते उसे खाते हैं वो खाकर मर जाते हैं। अतः हमें पता चलता है कि जिस भोजन को अभी मृगनयनी और लाखी करने वाली थी वह विषैला था और उन्हें मारने के लिए ही बड़ी रानी ने आमंत्रित किया था। इस बात का पता मृगनयनी को काफी बाद में जाकर पता चलता है, लेकिन बाकी सभी लोगों को ये कहीं न कहीं पता चल जाता है कि किस प्रकार सुमन मोहिनी मृगनयनी की जान लेना चाहती हैं। 55वें भाग में इतनी बड़ी घटना को भी मृगनयनी बेहद समझदारी से उपेक्षित कर देती है। मानसिंह उसके हृदय की विशालता का कायल हो जाता है। इस भाग में दोनों के प्रेमपूर्ण वार्तालाप का विवरण है। अपने नए महल का नाम मान मंदिर रखना वो तय करते हैं और उसकी प्रेरणा के रूप में मृगनयनी के सौंदर्य का लेखक ने वर्णन किया है। उपन्यासकार ने बीच बीच में उस मान मंदिरी और गुजरी रानी के महल की तस्वीर भी दी है, जो कि उपन्यास का पुराना मूल संस्करण है उसमें वो सारी तस्वीरें आपको मिल सकती हैं। मैंने अपने वीडियो में जो कि आलोचना के तौर पे मैंने डाली है, जिसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी, उसमें भी आपको मान मंदिर की तस्वीर और गुजरी महल की तस्वीर मिल जाएगी। अगले हिस्से में 56वें भाग में कला लौटकर चंदेरी आती है और राज सिंह को बैजू का बावरापन बताती है कि किस तरह बैजू ने सारी पोल खोल दी थी। राज सिंह सुल्तान नसीरुद्दीन की पतित प्रकृति का वर्णन करता है। वह बताता है कि यह जो नसीरुद्दीन है कितना विलासी है। वह अपने हरम में 15,000 सुंदरियों को रखना चाहता है और इसलिए जहां भी कोई स्त्री मिलती है सुंदरी, उसको वह जबरन उठाकर ले जाता है। उसके हरम में अभी तक 11,000 सुंदरियां दाखिल हो चुकी हैं और उसकी संख्या 15,000 करने के लिए उसने अपने लोगों को सारे नगर में फैला रखा है। अतः उसे भय है कि कहीं कला को भी देख लेने के बाद उसे भी उठाकर वह न ले जाए। कला अपने लिए चिंतित हो जाती है तो राज सिंह उसकी रक्षा का आश्वासन देता है, परंतु कला को राजा मानसिंह की वीरता का स्मरण हो आता है। कला भले ही राज सिंह से प्रेम करती है, लेकिन मानसिंह के चरित्र को जानने के पश्चात वह मानसिंह का अत्यधिक सम्मान करने लगती है। 97वें भाग में नसीरुद्दीन की विलासिता और क्रूरता का विवरण है और एक घटना का चित्रण है जहां पर जल क्रीड़ा हो रही है। वह जल क्रीड़ा कराता है और उसमें जब एक सुंदरी डूबने लगती है तो उसे बचाने जाने वाले को इनाम के बदले वह उसकी हत्या करवा देता है कि क्यों तुमने हमारे हरम में प्रवेश करने का साहस किया। तो इस तरह ये घटनाएं जो हैं ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त हैं, उसे ही लेखक ने यहाँ चित्रित किया है। 98वें भाग में सिकंदर ग्वालियर पर फतह करना चाहता था, परंतु वह बाकी जगहों में व्यस्त था। उसके अन्य जगहों पर इतने विवाद थे कि वह अपनी शक्ति को सम्मिलित करके ग्वालियर पर तक नहीं ला पा रहा था। उसने जब लखनऊ पर फतह हासिल करता तो वहां के मुल्ला मौलवियों ने फतवा जारी किया कि यदि किसी हिंदू में हिम्मत हो तो धर्म पर हमसे बहस करे। और बोधन ग्वालियर से निकलकर लखनऊ पहुंच चुका था और बोधन जाकर वहां यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। वह जमकर बहस करता है। इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच और विविध मुद्दों पर बहस होती है, परंतु जीतने के बावजूद भी सिकंदर और मौलवी निरपेक्ष नहीं रहते हैं। वे उसे इस्लाम ग्रहण करने के लिए बाध्य करते हैं या फिर मारने की बात कहते हैं। बोधन निर्भीक भाव से मरना स्वीकार करता है, परंतु धर्मांतरण नहीं करता। उसकी हत्या करते वक्त सैनिकों और जल्लादों का हाथ भी कांप उठता है। बोधन के बहस से ज्ञात होता है कि 3 वर्षों के तीर्थाटन ने उसे बदल दिया है और अब वह संकीर्ण विचारधारा का ब्राह्मण नहीं रहा। मरते समय वह सोचता है, कोट सब में वही है, सब बराबर हैं, लाखी और अटल में वही हैं, दोनों में वही हैं, फिर मैंने उन दोनों के बीच भेद क्यों किया। इस तरह बोधन, जो कि बहुत ही संकीर्ण विचारधारा का एक ब्राह्मण था, 3 वर्षों में घूमकर उसने ये जान लिया था कि ये सारी संकीर्णता जो है उसका संबंध धर्म से नहीं है, बल्कि उसके साथ विकसित कट्टरता
या संकीर्ण सोच से है। जनता में बोधन की हत्या को लेकर आक्रोश फैल जाता है। सिकंदर ने ग्वालियर के नज़दीक रहकर उस पर आक्रमण करने के लिए वो एक नगर बसाता है। सिकंदर लोदी का बसाया हुआ नगर आगरा है, ताकि वह नज़दीक पहुंचकर वहां पर अपनी छावनी बनाकर ग्वालियर पर को जीत सके। 59वें भाग में लेखक चित्रित करता है कि गुजरी महल बनकर तैयार था। सांक राई नदी की नहर भी महल में आ गई थी, जो कि शर्त थी मृगनयनी की। और मृगनयनी के अब तक 2 पुत्र हो चुके हैं, राज सिंह और बाल सिंह, राजे और बाले। मान मंदिर बनकर तैयार है और होली के दिन उसका उद्घाटन होता है। बैजू का गायन उस उद्घाटन में होता है और सुमन मोहिनी का पुनः मृगनयनी और लाखी को पान के बीड़े में जहर देना यहाँ लेखक ने चित्रित किया है। परंतु सब जानकर भी मृगनयनी चुप रहती है और वह किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है। यहाँ मृगनयनी को एक बड़ी हृदय वाली स्त्री के रूप में लेखक ने चित्रित किया है। आगे के हिस्से को हम फिर पढ़ेंगे, यानी अंतिम भाग में 5वें भाग में हम इस उपन्यास को पूरा करेंगे। धन्यवाद।